डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। वेलकम यू ऑल। चलिए स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बार का प्रोग्राम है उसके जो पास्ट पेपर्स है और सैम्पल पेपर्स है उसमें जो बैंकिंग और इकॉनमी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, इस वीडियो में मैं डिस्कशन किया हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मेरी वीडियो की खासियत ये होती हैं वीडियोस की कि मैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ जो ना वो लर्न करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ठीक है, तो ये पहला एमसीक्यूज़ था जो मैंने उठाया है, वो ये है कि मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी डेट कैन बी यूज्ड। मेरी रेटिंग अगर सही नहीं है तो मैं साथ साथ बोलता भी हूँ। ठीक है, कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। कैन बी यूज टू परसू इट्स मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स आर। ठीक है, इसमें से आपको ऑप्शन जो है ना वो गिवन है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की है ना। अब देखो रेस्टोरेंट, अगर आप देखें ना, बेसिकली इकोनॉमिक्स के बेसिकली क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना, दो इसकी ब्रांचेस होते हैं। ठीक है ना, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है ना, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक होता है। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, एक जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना उसको हम बाई पार्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, एक मार्केट जो है ना क्या है, एक मार्केट को हम बेसिकली क्या करते हैं वहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल मार्केट को हम स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को हम स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। एक फर्म है उसके हम रेवेन्यूज़ को वगैरह को हम स्टडी करते हैं। तो एक सिंगल एक बाई पार्ट्स को हम क्या करते हैं, इकॉनमी को हम स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, हम क्या करते हैं इकॉनमी को एज ए होल के तौर पर क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक कुछ गोल इंडिकेटर होते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जिसमें आ जाती हैं कि आपके मुल्क में क्या है, इन्फ्लेशन क्या चल रही है। ठीक है ना, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नेशनल इनकम जो है ना वो क्या कितनी है। ठीक है ना, तो ये पूरी इकॉनमी को बेसिकली वो स्टडी किया जाता है। ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक में सिर्फ एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं किया जाता, सिर्फ एक मार्केट को, सिंगल मार्केट को स्टडी नहीं किया जाता मैक्रो इकोनॉमिक में। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, द मेजर पॉलिसी दैट कैन बी यूज्ड टू परसू इस मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स आर। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, फिजिकल पॉलिसी एंड डेट पॉलिसी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, फिजिकल पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डेट पॉलिसी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डेट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है वो इसमें नहीं आती। डेट पॉलिसी क्या हो जाती है, डेट से रिलेटेड पॉलिसी होती है ना, जो कर्ज गवर्नमेंट ने लिए होते हैं। ठीक है ना, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है कि हमने डेट को कैसे मैनेज करनी है। ठीक है ना, इतना तो वो उसके हवाले से जो पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है वो डेट पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, तो वो सारा डेट्स रिलेटेड इसमें डिसीजन मेकिंग की जाती है कि गवर्नमेंट ने कितने डेट्स को जाना वो लेना है, इसने एक सस्टेनेबल लेवल के ऊपर उसने डेट्स को मेंटेन करने से ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है ना, एक ख़ास लेवल से, तो वो भी इसमें सारा कुछ क्या होता है वो डिसाइड किया जाता है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो कर्जे होते हैं उससे रिलेटेड जो उनकी पॉलिसी होती है। ठीक है, फिर डेट्स में आ जाता है डेट पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी जो ये है, ए ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर आया हुआ है, फिर भी यहाँ पर डेट पॉलिसी देखो आया हुआ है। ठीक है, इनके साथ कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या है, सब्सिडीज़ आई है, ये भी कोई पॉलिसी तो नहीं है ना, सब्सिडीज़ वगैरह। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, ये आपका सी ऑप्शन है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो आपका डी ऑप्शन है। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती हैं, ये होती हैं। ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है, ठीक है ना, मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, और जो एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के हवाले से उनकी पॉलिसी होती है ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, और इनका एक ख़ास मकसद होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो जाता है, कुछ मकासद होते हैं, इनको इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ क्यों की जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो फिजिकल पॉलिसी में ये चीज़ें डिस्कस की जाती है। ये एमसीक्यूज़ भी यहाँ से प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसमें से आया हुआ है। ठीक है, तो ये इन दोनों टैक्सेस और गवर्नमेंट की टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के साथ क्या करती हैं, ये आप उनके साथ डील करती हैं। ठीक है गाइस, फिर क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो क्या हो जाता है, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो,
ठीक है ना। अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ईडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। मॉनेटरी पॉलिसी में से एमसीक्यूज भी आया हुआ है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है, आपकी जो मनी सप्लाई है, ठीक है ना, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, यानी आपके पास पैसे हैं, बिजनेस के पास जो पैसे हैं, ठीक है ना, ये सारा मिला के क्या होता है वो मनी सप्लाई बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मनी सप्लाई को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। ठीक है ना, डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है, किसके थ्रू करता है, वाया बाय यूजिंग, ठीक है ना, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो पॉलिसी रेट है। ठीक है ना, पॉलिसी रेट या इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है या इसको बैंक रेट भी कहते हैं। ये कौन है, मैं ऑलरेडी जो मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर मैंने वहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है डियर, तो इसमें बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, मनी सप्लाई को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, डिपेंड करता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, बाय क्या करता है, बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है, पॉलिसी रेट को क्या करता है वो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करना है, अगर इनका टारगेट है, मैंने कहा क्या गोल को सामने रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हमने क्या करना है, इन्फ्लेशन को बेसिकली क्या उनको चेक करना है, यानी क्या करना है, उनको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, सिंपल इज़ दैट। ठीक है ना, तो अब क्या करता है वो बेसिकली क्या है, जो आपका जो पॉलिसी रेट है ना, पॉलिसी रेट एक होता है डे स्टूडेंट, एक होता है आपका जो सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं सेंट्रल बैंक लिख देता हूँ। ठीक है ना, यानी पाकिस्तान का जो ना एसबीपी है, सेंट्रल बैंक। ठीक है ना, ये जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं ना, उस इंटरेस्ट रेट को उस रेट को बेसिकली कहा जाता है उनको डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट या उनको बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है ना, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चलो मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी एसपीपी वाली जो वीडियो में डिटेल से। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं वो बेसिकली क्या, उस रेट को हम कहते हैं, उस रेट को हम पॉलिसी रेट या डिस्काउंट रेट कहा जाता है। मुख्तलिफ नाम है, डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट या इसको बैंक रेट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब एडिशन क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो आपकी पॉलिसी रेट जो है ना उनको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, पॉलिसी रेट क्या है, वो इसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जब कमर्शियल सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ करता है ना, ठीक है, मतलब इसको महंगे लोन जो है ना वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स को मिलते हैं ना, तो कमर्शियल बैंक ज़ाहिर है आगे लोन देते हैं ना, कंज्यूमर्स को जो लोन देती हैं, यानी आप जब बैंक के पास जाते हैं लोन लेते हैं, मैं जाता हूँ, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कि या कोई स्मॉल बिजनेस बैंक के पास जाते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वो क्या करते हैं, चूंकि बैंक रेट हाई होता है ना, उन्होंने ऑलरेडी स्टेट बैंक से हाई रेट पे उन्होंने कर्जा लिया होता है, तो आगे क्या करते हैं वो अपना जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, कमर्शियल बैंक जो आपके हैं इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ना, वो क्या करते हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है ना, जब वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, वो कम से कम क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, क्योंकि वो लोन महंगे हो जाते हैं ना, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ज़ाहिर है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है तो इनका लोन महंगा हो जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, कम से कम क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल जो इकॉनमी जो है ना, मनी की सप्लाई क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। लोग लोन से अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा क्या हम कहते हैं, टेक्निकली कहा जाता है उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, जो मैनेजमेंट साइंस वाले स्टूडेंट ने पढ़ते होंगे। ठीक है, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, यानी जो लोन लिए उनका वो महंगे हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट क्योंकि हाई हो जाता है, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है इकॉनमी में, लोग कम से कम वो पैसे लेते हैं, वो मनी लेते हैं, बोरो करते हैं बैंक से। ठीक है, जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है मनी सप्लाई, तो क्या करते हैं लोग, चीज़ों की डिमांड क्या करते हैं, कम से कम करते हैं। ठीक है, बिजनेस डिमांड कम करते हैं ना, क्योंकि उनके पास वो इतना पैसे नहीं होते, इस तरह इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से वो पैसे बैंक से इसके बाद इतना कैपिटल अवेलेबल नहीं होता है।
ठीक है। तो वो चीज़ों की डिमांड कम करते हैं, जब चीज़ों की डिमांड कम करते हैं तो ओवरऑल चीज़ों की जो प्राइसेस है वो क्या हो जाती हैं, डिमांड कम होने की वजह से चीज़ों की ओवरऑल जो चीज़ों की जो प्राइसेस है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है और महंगाई क्या और इस तरह कंट्रोल में आ जाती है, चीज़ों की प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, देखो गवर्नमेंट का जो पहला मकसद क्या था कि उन्होंने इन्फ्लेशन को चेक करना था, कंट्रोल करना था। इसलिए फिर क्या करते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है कि वो क्या करती है, सेंट्रल बैंक जो है क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है, को आपका किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। ये आपका एमसीक्यूज है। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना जो पॉलिसी रेट है, जो आपका जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, यहाँ पर वो जो पॉलिसी रेट है या बैंक रेट है उनको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक को महंगे लोन मिलते हैं। कमर्शियल बैंक आगे जो कंज्यूमर्स को जो है ना वो महंगे रेट के ऊपर क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देते हैं। जब वो महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देते हैं तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, लोग कम से कम जो है पैसे लेते हैं। ठीक है ना, और बोरिंग करते हैं, लोन लेते हैं। तो ओवरऑल जो है ना इकॉनमी में जो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है, जब मनी की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है तो वो चीज़ों की डिमांड कम करते हैं ना। ठीक है। जब वो चीज़ों की डिमांड कम करते हैं तो ओवरऑल चीज़ों की जो प्राइसेस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इस तरह क्या करते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हुए इन्फ्लेशन को चेक किया जाता है। ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो होता है ना, वो क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, किसके थ्रू, वो पॉलिसी रेट के थ्रू, पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है ना। और इनडायरेक्टली आप इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं कि वो क्या करता है, इनडायरेक्टली क्या करता है, वो जो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या करता है, वो इनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है सुन, तो ये करता है। और दूसरा आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है ना, वो कौन उनको फार्मूलेट करता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है ना, उनको लागू कौन करता है, इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो ये याद रखो कि वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट करता है। ठीक है ना, वो क्या है, गवर्नमेंट ही करता है। ठीक है ना, याद रखिए आपका एमसीक्यूज़ है। जबकि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है ना, जैसे इंडिया का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इसको इम्प्लीमेंट करता होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को। क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, इस तरह जो मैक्रो इकोनॉमिक जो गोल्स है या जो आपकी इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि वो करना, प्राइस स्टेबिलिटी लाना। ठीक है ना, फिर अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसको कम करना। ठीक है ना, और जो आपका जो ग्रोथ रेट है या जो आपका जीडीपी है उसको क्या करना, इंक्रीज़ करना। तो वो क्या करता है, इन दोनों पॉलिसी को बेसिकली क्या करता है, वो यूज़ करता है। ठीक है ना, और ये अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक जो उनके गोल्स हैं उनको बेसिकली जो वेरिएबल्स है उनको क्या करता है, उनको इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये दोनों पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। अभी देखो ना, फिजिकल पॉलिसी भी देखो, अगर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है तो मुझे बताएं इकॉनमी में ओवरऑल क्या हो जाती है, जब क्या एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाता है, वो क्रिएट नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती, बिल्कुल क्रिएट होते जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है ना, पूरी इकॉनमी में तो वहाँ पर ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो ज़ाहिर है फिर क्या हो जाती है, वहाँ पर जॉब से अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती, बिल्कुल भी क्रिएट होती है। तो ये भी क्या है, एक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक गोल है। ठीक है ना, कि क्या करना है कि आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करना है, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो आपने क्रिएट करनी है। तो इस तरह क्या करता है, वो फिजिकल पॉलिसी को क्या करता है, वो बेसिकली वो यूज़ करता है। ठीक है। इसी तरह रेसन क्या है, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करते हुए वो क्या करता है, वो टैक्सेस को बेसिकली क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। ठीक है ना, जब वो टैक्सेस को रिड्यूस करता है कि चीज़ों की जो प्राइसेस क्या हो जाती है वो डिक्रीज़ हो जाती है ना, एक किस्म की क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन को ना कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट इनको, ठीक है ना, एक प्राइस स्टेबिलिटी को लाने के लिए टैक्सेस को रिड्यूस करती हैं, जो चीज़ों की प्राइसेस क्या हो जाती हैं, वो कम हो जाती है। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गुड्स की है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो ये भी जना क्या कहते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है टैक्सेस को डिक्रीज़ करते। और डेढ़ एक और एंगल से अगर आप देखें ना, जब चीज़ें देखो, जब टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना,
ओवरऑल इकॉनमी हम बात करें, जब टैक्सेस को रिड्यूस हो जाती हैं तो क्या करते हैं, चीज़ों की जो डिमांड है, जब चीज़ें सस्ती हो जाती है ना, तो उनकी जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, प्राइसेस कम हो जाती है, तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है अल्टीमेटली। ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा की चीज़ों की डिमांड करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल वो जाना वो करते हैं, क्योंकि वो चीज़ों की टैक्सेस कम होने की वजह से वो इनकी प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं तो क्या हो रहा है, बिज़नेस क्या हो रहा है, जो बिजनेस होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। और ओवरऑल क्या हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो ग्रोथ रेट होता है, ठीक है ना, आपका जो ग्रोथ रेट होता है, या आप कह सकते हैं जीडीपी, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, आपका इंक्रीज़ होता है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है अगर हम ओवरऑल उसको देखें। ठीक है, ये सुन, मैं एडिशनल बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि टैक्सेस जो है ना, ये क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको इंक्रीज़ कर लेती हैं, ठीक है ना, ये हम केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो अपने टैक्सेस को क्या है, वो इंक्रीज़ कर लेती है, ठीक है। जब वो टैक्सेस को इंक्रीज़ करती है ना, तो इसकी वजह से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, DISPOSABLE, सॉरी, BLE, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना, डिस्पोजेबल इनकम। तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपकी इनकम जो है ना, वो बेसिकली क्या है, 100 रुपये है, ठीक है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 रुपये आपसे टैक्स काटा है, तो अब आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा बेसिकली 90 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। ये जो 90 रुपये जो है ना, बेसिकली क्या है, जो टैक्स काटने के बाद जो आपको मिलती है, वो क्या हो जाता है, उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है, ठीक है ना। जो आपको आपसे जो डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक मैं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपकी इनकम के ऊपर जो लगती है, डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो जब आपसे कट जाती है, जो आपको मिल जाती है, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है, जब गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज़ करती है, टैक्स रेट को इंक्रीज़ करती है, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, तो आप चीज़ों की डिमांड क्या करते हैं, वो कम नहीं करते। ओवरऑल अगर हम देखें ना, इकॉनमी देखो, ठीक है, तो लोग चीज़ों की डिमांड कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, टैक्स रेट के इंक्रीज़ होने से, टैक्सेस के इंक्रीज़ होने से। तो वो चीज़ों की डिमांड कम करते हैं। जब वो चीज़ों की डिमांड कम करते हैं कि तो चीज़ ओवरऑल जो इकॉनमी, जो चीज़ों की जो प्राइसेस है, गुड्स और सर्विस की जो प्राइसेस क्या हो जाती हैं, उनकी जो प्राइसेस है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या हो जाता है, प्राइस स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वो ओवरऑल इकॉनमी में क्या हो जाती है, वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करें, माइंड में रखिएगा। जो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करती हैं, जो आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स है, उनको क्या करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये क्या करते हैं, फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट क्या करती है, वो यूज़ करती है, टैक्सेस को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा और भी आप लोगों को दिया है जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन पाकिस्तान दी एपेक्स रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है ना, SBP, SECP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डिएशन क्या है, वो SECP है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल प्रोवाइड करता हूँ डिएशन कि SECP से मतलब क्या है और ये क्या काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी, SECURIT, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है, एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, बेसिकली इनका काम क्या होता है कि बेसिकली ये आपका जो कॉरपोरेट सेक्टर है, ठीक है ना, कॉरपोरेट या कॉरपोरेट सेक्टर है, ये बेसिकली क्या है, उनको रेगुलेट करता है, ये उनका रेगुलेटर है, ठीक है ना। और अगर किसी कंपनी ने रजिस्टर होने है ना, रजिस्ट्रेशन करवाने किसी कंपनी ने, ठीक है ना, किसी कंपनी ने या किसी कॉरपोरेशन ने रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, तो वो क्या करेगा, वो SEPC के पास क्या करेगा, वो SECP के पास क्या करेगा, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक है ना। अगर कोई इनकी रूल्स के अगेंस्ट क्या करता है, कोई कंपनी ऑपरेट करती है, तो वो क्या करता है, SECP इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उनको क्या करता है, उनको सस्पेंड कर देता है या कैंसिल कर देता है, ठीक है डियर। तो ये चीज़ें क्या करें, आप माइंड में रखिएगा। SECP क्या हो जाता है, दो किस्म के का वो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक तो होता है कि ये क्या है, कॉरपोरेट सेक्टर को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, और एक और भी काम करता है, ठीक है ना, कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। और दूसरे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग, ठीक है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। इसको कहा जाता है नॉन, N से नॉन, B से बैंकिंग, ठीक है ना, F से फाइनेंशियल, या इसको कंपनीज भी कहा जाता है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या इसको ये भी कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये कौन सी बेसिकली होती है, बेसिकली देशुन ये बेसिकली क्या हो जाती हैं, ये NBFI ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये बैंक लाइक, ठीक है ना, बैंक्स लाइक बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, दे प्रोवाइड बैंक लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना। बट क्या करता है, बट करके क्या करता है, डू नॉट होल्ड, ठीक है, बट डू नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। लेकिन क्या करता है, वो बैंकिंग लाइसेंस क्या है, उनके पास नहीं होता, ठीक है। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं होता, लेकिन वो बैंकिंग की तरह क्या करता है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, बैंक्स की तरह, सॉरी, वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं कुछ इसकी एग्जांपल लेता हूँ, ये चीज़ कि अगर आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर कौन है, तो SACP है। कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, कौन कंट्रोल सुपरवाइज करता है, वो SACP करता है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है ना, इंश्योरेंस जो कि जो अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, अपना जो क्लाइंट्स को क्या करती है, वो बेचती है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ गया है, जो लीजिंग कंपनीज होती है, ठीक है ना, लीजिंग लीजिंग ठीक है ना। मेरी राइटिंग सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे ख़राब है, लेकिन मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। लीजिंग कंपनीज भी है, ये भी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। फिर क्या आ जाती हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, लोगों से क्या करती हैं, वो पैसे लेती हैं, ये कंपनीज क्या करती है, और फिर उनको आगे क्या करती हैं, उनको इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ये है, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो भी क्या NBFI के अंडर आती है, इसके कैटेगरी के अंदर आती है। फिर क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटल, ठीक है ना, ये वेंचर, VENTURE, वेंचर कैपिटल, ठीक है ना, कंपनीज होती है। ये जो स्टार्टअप्स नहीं होते, स्टार्टअप्स होते हैं जो कि ग्रोइंग इमर्जिंग जो कंपनीज होती है, ठीक है, उनको बेसिकली क्या करते हैं, उनको कैपिटल क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करती है, कि इन्वेस्टमेंट ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जो कि आपकी जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, ठीक है। तो उनको बेसिकली उनको फाइनेंस ये प्रोवाइड करती है कि वेंचर कैपिटल, जो वेंचर कैपिटल कंपनीज हो गए, ठीक है। तो ये भी क्या है, NBFI के अंडर बेसिकली क्या वो आती है, ठीक है। इसके अलावा डेसन क्या है, जो आपका जो करेंसी एक्सचेंजेस है, ठीक है ना, करेंसी जहाँ पर आप एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, करेंसी एक्सचेंज जो शॉप्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है ना, करेंसी एक्सचेंज जहाँ पर आपकी करेंसी चेंज होती हैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। तो ये क्या है, ये भी NBFI या NBFC के अंडर ही सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो वो क्या करें, ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। और आपसे क्यूज में ये पूछा गया था कि जो कॉरपोरेट सेक्टर, सॉरी, जो आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है ना, उसको उनका अपेक्स रेगुलेटर कौन सा है, तो वो क्या है, वो SACP है, ठीक है। और जो बाकी मैंने बताई हैं उनको भी क्या करें, आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर देखो, चलो मैं लीजिंग कंपनीज बेसिकली क्या होती हैं, देखो लीजिंग कंपनी क्या है, एक बिजनेस है, ए है, ठीक है। मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। ए क्या है, एक बिजनेस है, इसके पास क्या है, कोई एसेट है, ठीक है ना, यानी क्या है, इसके पास कोई मशीनरी है, ठीक है ना, मशीनरी है इनके पास, ठीक है, ये उनका ओनर है। अब बी कंपनी क्या हो जाती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मशीनरी ख़रीद सके, ठीक है। इनके लिए बड़ा ह्यूज किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल कहा जाता है, टेक्निकली उनको कहा जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मशीनरी में फिक्स एसेट में ख़रीदना। तो वो कहते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनको ख़रीद सके, तो वो क्या करता है, वो एक कंपनी को अप्रोच करते हैं, उसे कहते हैं कि आप मुझे क्या करिए, मशीनरी मुझे दे दो, किराए पे दे दो, मैं आपको क्या करूँगा, इसके अगेंस्ट मैं आपको रेंट वसूल करूँगा, और मशीनरी को मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूँगा, या कोई प्लांट हो गया, कोई मशीनरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्या करता है, ए कंपनी क्या करते हैं, बी को मशीनरी क्या करता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ठीक है ना, उसमें जो टाइम भी पीरियड लिखा होता है, कितने टाइम के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो वो ए कंपनी बी को दे देता है। और बी कंपनी क्या हो जाती है, उसके बदले में उनको उसे कहते हैं रेंटल पेमेंट्स करना, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, उनको रेंटल पेमेंट्स क्या करता है, ए कंपनी को, जो कि ओनर ऑफ द एसेट होता है, उनको क्या करते हैं, बी कंपनी उनको पे करता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनीज, सॉरी, जो लीजिंग कंपनीज है, वो इस तरह काम करती हैं, ठीक है, कि वो एसेट को जो है ना, वो दूसरे जिनको ज़रूरत है उनको दे देती है, और इस एसेट के अगेंस्ट वो इसे रेंट क्या करता है, उस बिज़नेस से वसूल करता है, ठीक है। तो ये इस तरह काम करती है। अब देखो इसमें से दो MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs बन गए, ठीक है ना। आपका जो
बैंकिंग जो सेक्टर है, ठीक है ना, उनको रेगुलेट कर क्या करना, उनको सुपरवाइज कौन करता है, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP। उनको क्या करता है, इनको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। अगर कोई बैंक है उनकी रूल की खिलाफ वर्जी करता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनके लाइसेंस को सस्पेंड करती है, उनके ऊपर फाइन्स भी लगाती है ऐसे बैंक्स के ऊपर, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, आपका जो कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, ठीक है ना, कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, और साथ साथ क्या हो गया जो मैंने बताया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनका रेगुलेटर बेसिकली कौन है, वो SECP है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करें, आपके MCQs है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, वो ये हैं कि बैंक्स है, ठीक है ना, ये आपके पास जो बैंक्स है ना, इसके जो जो मेन टू टाइप्स है इसके, ठीक है ना, इसके जो मेन बेसिकली क्या है टाइप्स है, ठीक है ना, इसके जो मेन टू टाइप्स है, ठीक है। ये मैं मेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेन की, इसकी और भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मैं मेन क्या है, मैं मेन टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ क्या है बैंक्स के, वो सिर्फ दो ही मेन टाइप्स है। एक होती है बेसिकली रिटेल, क्या है रिटेल बैंक्स है, ठीक है ना, और एक है इसको कमर्शियल भी कहते हैं, ठीक है ना, कमर्शियल, या बेसिकली क्या है कॉरपोरेट, कॉरपोरेट बैंक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये इनके टू टू मेन कैटेगरीज है बैंक्स के, ठीक है। तो ये भी आपका MCQ है। रिटेल बैंक क्या करता है, डेसन जो कंज्यूमर को बेसिकली क्या करता है, वो लोन देता है, यानी आप हो गया, मैं हो गया, जब जाते हैं बैंक के ऊपर उनको जो लोन मिलती है वो क्या होता है, ऐसे बैंक क्या करता है, कंज्यूमर को लोन देते हैं, वो एज ए रिटेल बैंक की तरह क्या करता है, वो बिहेव करता है, ठीक है। कंज्यूमर बैंक को लोन देते हैं, और जो स्मॉल बिजनेसेस है, ठीक है ना, स्मॉल बिजनेसेस हो गया, जैसे कोई सोल प्रोपराइटर हो गया, ठीक है ना, एक बंदे का जो बिज़नेस रन कर रहा है, सोल प्रोपराइटर हो गया, ठीक है ना, PRIETOR, ठीक है ना, प्रोपराइटर हो गया, तो उनको बेसिकली क्या है, वो जो लोन देते हैं स्मॉल बिजनेस को, वो क्या होता है, रिटेल बैंक्स होती हैं। आपका जो कॉरपोरेट या कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक लार्ज जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है ना, लार्ज जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, बिजनेसेस या जो कंपनीज होती है, लार्ज कंपनीज होती है, उनको जो बेसिकली लोन्स देती हैं, ठीक है ना, ये कमर्शियल या कॉरपोरेट बैंक्स, ठीक है। तो ये चीज़ MCQ में रखें कि बैंक्स की जो टाइप्स है, इसको दो मेन कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया जाता है। एक है रिटेल बैंक्स, इसको कंज्यूमर बैंक्स भी कहते हैं, ये भी आप माइंड में रखिएगा, ठीक है ना, ये कंज्यूमर बैंक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी इसका नाम है, दूसरा नाम है। और दूसरा क्या है, एक ये टाइप हो गया, और मेन टाइप हो गया एक दूसरा मेन टाइप कमर्शियल या कॉरपोरेट बैंक्स, ठीक है। तो ये सवाल ये पूछा गया था कि द सेंट्रल बैंक डिफर्स फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक इज़ दैट इट हैज़ नो ब्रांचेज। टुडे स्टूडेंट क्या है, इस ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखो सेंट्रल बैंक के जो होता है ना, वो उनकी ब्रांचेस होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली जो SBP वाली वीडियोस मैंने बनाई हैं, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अपने जो ऑपरेशन आर्म जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन कहा जाता है, SBP। देखो ये मैंने बताया था उस वीडियो में, SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन, ये क्या है, मैंने क्या बताया था कि ये उनके ऑपरेशनल आर्म्स है, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने ऑपरेशन क्या है पूरी कंट्री में ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ये ब्रांचेज है पूरी कंट्री में, ठीक है, पहले में। तो ये बेसिकली क्या है उनका, ये आपका क्या है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, कि ये सेंट्रल बैंक क्या है, वो इस वजह से कमर्शियल बैंक से डिफ़र करते हैं कि उनके उनके ब्रांचेस नहीं होते, नहीं उनके ब्रांचेस तो होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, कमर्शियल बैंक की भी ब्रांचेस होते हैं और सेंट्रल बैंक की भी क्या हो जाते हैं, वो ब्रांचेस होते हैं पूरी कंट्री में। आता है कि इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर अदर बैंक्स ना। तो डेट बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ना आपका, जो सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के ऊपर ऐसा नहीं होता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है, ये बैंक के अपने होते हैं, जैसे इसने अगर कोई ट्रेनिंग एम्प्लॉई को जो है वो देना होता है, उसके लिहाज से उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, किसको इसने रखना है, इनको कितने पेमेंट उसको देनी है, सैलरी कितनी देनी है, किस बंदे को फायर करना है, किस बंदे को जो है ना वो रखना है, ठीक है ना, ट्रेनिंग वगैरह एम्प्लॉयज़ को वगैरह देना। तो ये सारा का सारा जो ये काम है ना, ये क्या होता है, बैंक क्या करते हैं इंटरनली खुद करती है, ठीक है ना। BS जो सेंट्रल बैंक होता है वो इन चीज़ों को बेसिकली वो नहीं देखता, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ये मतलब है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में ये नहीं है, ठीक है।
सेंट्रल बैंक का सच कंट्रोल होता ही नहीं है, ठीक है। उनका जो मेन कंट्रोल होता है ना, वो क्या होता है, रेगुलेटरी जो कंट्रोल होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि सीआरआर को रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने कमर्शियल बैंक ने उसको फुलफिल करना होता है। सीआरआर क्या होती है, मैं प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ कि कैश रिजर्व रेशो होती हैं। इस तरह एसएलआर होते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है। वो क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये गाइडलाइंस है और बैंक ने इनको फॉलो करना होता है। तो इन जो रेगुलेटरी जो है ना वो कंट्रोल होता है, वो बेसिकली क्या करता है, सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं वो तो बैंक खुद जो क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सेंट्रल बैंक डिफर फ्राम ए कमर्शियल बैंक इन दैट, तो इसमें ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। ये सुन, फिर इसमें आ जाती हैं कि इट हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल बैंक के पास जो रिज़र्व होते हैं यानी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व का मतलब ये कि स्टेट बैंक के पास जो रिज़र्व है अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा इतने के बाद जितने भी रिज़र्व होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्टेट बैंक के पास ज़्यादा तो होते हैं कमर्शियल बैंक से, लेकिन ये मेन क्या है, डिफर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है बिटवीन कमर्शियल बैंक्स और जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, अगरचे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन जनरेशन क्या करेक्ट ऑप्शन आ जाती है वो ये है, इट इज़ द बैंक ऑफ द स्टेट, ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बैंक ऑफ द स्टेट इसलिए है ना कि देखो कि आपका जो सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की बिहाफ पे, ठीक है ना, ये बैंक ऑफ द स्टेट यानी गवर्नमेंट की बिहाफ पे क्या करता है, ये पेमेंट करता है, ठीक है ना। इसने कोई लोन की पेमेंट वगैरह करना, जैसे पाकिस्तान के केस में देखिए एसबीपी करता है ना, जिसने अगर गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट पेमेंट करनी है फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज किसके पास वो होती है, वो क्या हो जाती हैं, ये इनके पास बड़ा बड़ा लार्जेस्ट ज़ख़ीरा होता है, ठीक है। इनके पास लार्जेस्ट रिजर्व होते हैं एसबीपी के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई पेमेंट करनी है, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सेंट्रल बैंक होता है उसके थ्रू वो करती है, ठीक है ना। इससे अगर गवर्नमेंट क्या करता है, अपने अकाउंट में बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, कोई मनी क्या करते हैं, वो रिसीव करती है, ठीक है ना, कोई फंड्स वगैरह रिसीव करती है कोई फॉरेन गवर्नमेंट से वगैरह से, तो वो क्या करता है, वो एसबीपी का जो अकाउंट होता है उसमें पैसे क्या होता है, वो जाते हैं। तो एसबीपी गवर्नमेंट की ब्याह पे वो क्या करता है, वो पैसे रिसीव करता है, पेमेंट भी गवर्नमेंट की ब्याह पे ये करता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल पेमेंट या कोई और, ठीक है। ये हो गया डियर स्टूडेंट। फिर इसमें आ जाती हैं डियर स्टूडेंट कि क्या है, जो आपका जो स्टेट बैंक है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना, MONETARY, ठीक है ना, सॉरी मिस्टेकनली ये लिख दिया है MONETARY, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। तो उनको बेसिकली क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट क्या करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, सेंट्रल बैंक करता है, और किसकी बिहाफ पे करता है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, वो इसको कंडक्ट करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो और इसके अलावा क्या हो जाते हैं, आपका जो सेंट्रल बैंक है ना, जो आपके जो एक्सचेंज रेट होते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट होते हैं, उनको बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, एक्सचेंज जो रेट होता है, ठीक है ना। जैसे क्या है कि $1 क्या हो गया, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 120 रुपीज़ का है, तो वो क्या है, एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज रेट कहा जाता है, जिस रेट के ऊपर एक करेंसी को दूसरी कन्वर्सी में दूसरी करेंसी में जो कन्वर्ट की जाती है उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। तो इनको क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, ज़ाहिर है वो क्या करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सेंट्रल बैंक होता है वो मार्केट में क्या करता है, वो जो डॉलर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनको थ्रो करता है, ठीक है ना। इस तरह क्या करते हैं, जो एक्सचेंज जो रेट है उसमें स्टेबिलिटी क्या करता है, वो लाता है, ठीक है ना, डॉलर को थ्रो करते हुए मार्केट में, ठीक है। तो सिंपली आप समझे कि ये क्या हो रहा है, इसका जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक वो ये है, ठीक है ना। कोई भी क्या करता है, कोई और कमर्शियल बैंक क्या है ना, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट की बिहाफ पे, कोई कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना इस तरह वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बिहाफ पे वो गवर्नमेंट की बिहाफ पे सॉरी गवर्नमेंट की बिहाफ पे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं, पेमेंट रिसीव करना या कोई पेमेंट करना वगैरह, ये सिर्फ स्टेट बैंक ही करता है, कमर्शियल बैंक्स ये नहीं करते, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन कमर्शियल बैंक्स, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। फिर ये एमसीक्यूज आ जाता है कि क्रेडिट ग्रांटेड बाय वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, क्रेडिट का मतलब ये CREDIT, ठीक है। तो ये क्रेडिट है, इसका मतलब उधार है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, फंड है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, कैश मैनेजमेंट है या ट्रेड क्रेडिट है। अब देखो जैसे होता क्या है कि क्या करता है कि जब एक बिजनेस, ठीक है,
मिसाल के तौर पर क्या है, बिजनेस ए है और एक बी है, ठीक है ना। ये ए क्या करता है, इसको कोई चीज़ क्या करता है, सेल करता है, ठीक है ना। कोई गुड्स क्या है, बी को सेल करता है, ठीक है ना। और ए कहता है, यानी आज डेट क्या है, 17 अक्टूबर है, इसके ऊपर सेल करता है ए, ठीक है ना। तो ए क्या, बी क्या हुआ, बी आपका बायर हो गया, ठीक है ना। और ए क्या हो गया, ए आपका सेलर हो गया, ठीक है। और ए उसे कहते हैं कि आप मुझे क्या करें, मुझे आप जो पेमेंट करेंगे ना, वो मुझे आप 1 नवंबर को क्या करें, आप मुझे पेमेंट कर दें, ठीक है ना, पेमेंट कर दें। 17 अक्टूबर को इसने सेल कर दिए गुड्स को उधार के ऊपर। और सेलर उसे कहता है बायर को कि आप मुझे 1 नवंबर 2024 को पेमेंट कर दें, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो इस तरह क्या हो जाती हैं, तो ये क्या है कि सेलर क्या करता है, वो उनसे सीधा इमीडिएटली क्या उनसे पेमेंट नहीं रिसीव करता, ठीक है ना। यानी अप फ्रंट, हाँ, अप फ्रंट पेमेंट वो रिसीव नहीं करता, बल्कि एक लेटर डेट के ऊपर फ्यूचर में वो पेमेंट इसे रिसीव करता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी को टेक्निकली बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। फंड तो यहाँ पर आता नहीं, फंड है, फाइनेंस हो गया, ये तो टर्म ये इसके लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये अब इसको वो कर देंगे, साइड पे कर देंगे इस ऑप्शन को। फिर है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब देखो यहाँ पर जो ड्यूरेशन किया, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात नहीं की। अब देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या हो जाती है, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या हो जाती है, वो लेस देन 1 ईयर होती है, वो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या है, लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक है ना, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो सवाल ने पूछा, यहाँ पर तो किसी ड्यूरेशन की बात ही नहीं की जा रही ना, कि ये 1 साल के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए है, लेस देन 1 ईयर के लिए है, या मोर देन 1 ईयर के लिए। यहाँ पर तो किसी ड्यूरेशन की बात ही नहीं की जा रही, तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिर हो गया, फिर आ गया कैश मैनेजमेंट हो गया। कैश मैनेजमेंट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है ना। मतलब कैश मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कंपनी ने इंश्योर करना होता है कि क्या हो, कि उनके पास क्या हो, इनफ कैश क्या हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उनके पास मौजूद हो, ताकि वो अपने क्या करे, अपने जो ऑपरेशन है उनको जना वो फाइनेंस कर सके, अपने एक्सपेंसेस को जना वो पे ऑफ कर सके। तो इन्होंने ये मेक श्योर करना होता है, उनको मैनेज करना होता है कैश को, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन डिसीजन क्या है आपका, ट्रेड क्रेडिट बेसिकली क्या वो यूज़ होता है, ठीक है ना। जब एक एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई चीज़ सेल करता है और वो इंस्टेंट पेमेंट रिसीव नहीं करता, अप फ्रंट पेमेंट रिसीव नहीं करता, बल्कि वो उसके अगेंस्ट फ्यूचर में उसे पेमेंट रिसीव करता है, तो इसको टेक्निकली ऐसी उसको उसको कहा जाता है, उनको ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। Devaluation of Pakistani rupee would result in expensive imports, expensive exports, expensive labor और overstated rupee। अब देखो मैं इसको ज़्यादा टेक्निकली नहीं समझा रहा, डेशन डिवेल्यूएशन क्या है, मैं सिंपल सा समझा रहा हूँ कि जब आपकी पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डिवेल्यूएशन कहते हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि $1 क्या है, वो 60 रुपये का है, ठीक है। मतलब कि मतलब इसका मतलब ये कि अगर आप 60 रुपये देंगे तो क्या मानेगा, आपको $1 मिलेगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। अब देखो रेट आपकी वैल्यू में मैं सपोज करता हूँ कि आपकी जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ गई है, डी वैल्यू हो गया है। तो इसका मतलब ये जब डी वैल्यू हो गया ना यहाँ से, अब ये देखो, अब ये कितने का हो गया, अब ये होगा $1 120 का हो गया। मतलब ये है कि आपको 120 रुपये अब देने पड़ेंगे $1 लेने के लिए। पहले आप कितने दे रहे थे, 60 रुपये दे रहे थे $1 को लेने के लिए, और अब आपको 120 रुपये जो ना वो देने पड़ेंगे डॉलर को देने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉलर है ना, ये बड़ा क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रांग हो गया। पहले डॉलर 7 रुपये दे देते आपको, 60 रुपये देते, $1 मिल जाता, आप क्या कहते, आपको 120 रुपये क्या करते हैं वो देने पड़ते हैं $1 लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो डॉलर हो गया वो स्ट्रांग हो गया, और रुपये की जो वैल्यू है, इसकी जो कदर है, वो इसमें कमी आ गई है, ठीक है। देखो 60 रुपये पे पहले आपको $1 मिलता था, अब आपको 120 रुपये देने पड़ते हैं $1 को लेने के लिए, मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो रुपये है, उसकी वैल्यू में कदर में कमी आ गई है, कि अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं $1 को लेने के लिए, ठीक है। तो सिंपल इज दैट। अब इसे क्या होता है डेसन कि इसकी वजह से देखो डेसन, अगर आप क्या करते हैं, कोई इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर कि आप यूएसए से कोई इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में कोई है, आप बैठे होते हैं, ठीक है ना। अभी देखो पहले क्या करता था, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है क्या करता है, आपके पास जो रुपये है
उनको क्या करेंगे, उनको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करता था, जब आप इंपोर्ट करते तो आप 60 रुपये जो ना वो देते थे, $1 को आपको जो ना वो मिल जाता था, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा समझाने के लिए। अब ये देखो आपको 120 रुपये का, अगर मिसाल आपको मिसाल के तौर पर क्या है, आप यहाँ से कर रहे हैं कोई राइस है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यूएसए से आप राइस किया है उनको इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पहले आप 60 रुपये दे देते $1 को, 60 रुपये दे देते $1 को लेने के लिए, ताकि आप इंपोर्ट कर सकें राइस को। अब आपको क्या ना, एक चूँकि रुपये की वैल्यू में डिक्रीज़ आया है, वैल्यू डी वैल्यू हो गई आपकी रुपये, तो अब आपको 120 रुपये जो ना वो देने पड़ते हैं $1 को लेने के लिए, ताकि आप राइस को इंपोर्ट कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो इंपोर्ट है वो वैल्यू की कर आपकी डोमेस्टिक वैल्यू की डिवेल्यूएशन से क्या हो जाती है, आपकी जो इंपोर्ट क्या हो जाती हैं, आपकी इंपोर्ट क्या हो जाती हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है ना। आपकी कि किसकी वजह से, आपकी जो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू में डिक्रीज़ आने की वजह, डीवैल्यू होने की वजह से, पाकिस्तानी रुपये डीवैल्यू होने की वजह से, डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से आपका जो इंपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। कि पहले आपको राइस को इंपोर्ट करने के लिए 60 रुपये देने पड़ते थे $1 को लेने के लिए, ठीक है। ताकि वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप राइस को इंपोर्ट कर सके। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्योंकि आपकी वैल्यू में करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू में कमी आ गई है, डी वैल्यू हो गई है। अब आपको 120 रुपये जना देने पड़ते हैं, क्या करने, क्या करने वो राइस को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। या वो सॉरी 120 रुपये देने पड़ते हैं $1 को लेने के लिए, ताकि आप राइस इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए रीज़न क्या है कि इसकी वजह से आपकी जो करेंसी जब डीवैल्यू होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होने की वजह से, मैं दोबारा बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होने की वजह से आपका जो, आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, आपको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ताकि इंपोर्ट आप कर सके, ठीक है। और आपका इंपोर्ट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। जो आप और इसमें एमसीक्यूज़ आया था, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी, लिक्विडिटी, ठीक है ना। लिक्विडिटी ट्रैप का जो ना वो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो लिक्विडिटी ट्रैप होता है ना, ये बेसिकली एक इकोनॉमिक सिचुएशन होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक क्या है, एक सिचुएशन होता है, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट होता है या तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ज़ीरो हो जाता है, या क्या हो जाता है, या क्लोज, ठीक है ना, या क्या हो जाता है, क्लोज टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। या तो एग्जैक्ट बिल्कुल इक्वल टू ज़ीरो होता है इंटरेस्ट रेट, या बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, इनकी सिचुएशन ये होती है, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं वहाँ पर इकॉनमी क्या हो जाती है, सेविंग्स बेसिकली क्या हो जाती है, वो ज़्यादा होती है। लोग पैसे को होल्ड कर रहे होते हैं, उनको इन्वेस्ट नहीं करते, उनको कंज्यूम नहीं करते, ज़्यादा क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सेव करते हैं। तो लिक्विडिटी ट्रैप होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, जिसमें आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो क्या होते हैं, वो हाई होते हैं, लोग कंज्यूम नहीं करते, ठीक है ना। और इसका रीज़न ये होती है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, वो इसको पैसे को कंज्यूम नहीं करते, खर्च नहीं करते, इन्वेस्टमेंट इसके नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट जो है ना वो जब इंक्रीज़ होंगे तो हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फिर हमें ज़्यादा क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं वो सेविंग्स करते हैं की तरफ जाते हैं, हाई रेट ऑफ सेविंग होती है इकॉनमी में, कंज्यूम नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो समझते हैं कि फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो जब इंक्रीज़ होगा, तो हम तब भी क्या क्या करेंगे, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हमें इंटरेस्ट रेट पर अच्छा रेट मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है आपकी लिक्विडिटी ट्रैप में, सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपकी जो डिमांड फॉर मनी है, ठीक है ना, डिमांड फॉर मनी, ठीक है ना। यानी डिमांड का मतलब ये है, डिमांड फॉर मनी का मतलब ये है कि इट इज़ द मनी दैट विच पीपल वांट टू होल्ड, ठीक है। वो ऐसा अमाउंट है, मनी है, जो कि लोग क्या करते हैं, अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सारे डेशन क्या, मैंने क्या बताया था, लिक्विडिटी सिचुएशन क्या हो जाती है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें क्या हो जाती है, जो डिमांड फॉर मनी क्या है, वो क्या है, वो हाई हो जाती है। लोग ये चाहती हैं, ये, ठीक है ना, वो ये चाहते हैं कि मैं हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को अपने पास क्या करें, होल्ड रखें, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाती है, लिक्विडिटी ट्रैप जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें डिमांड फॉर मनी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है।
जो पैसों को होल्ड इसलिए रखना चाहते हैं या डिमांड ऑफ मनी इसलिए इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आपका जो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है वो बिल्कुल ज़ीरो के क्लोज पहुंच जाती हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, लोग उस मनी को सेव करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए तो तब हम क्या करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें और फिर हमें क्या मुझे हमें हाई क्या करें इंटरेस्ट रेट मिले, ठीक है। तो चूंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बहुत कम होता है, क्लोज टू ज़ीरो होता है या बिल्कुल ज़ीरो होता है, तब इस रीज़न की वजह से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो जाती है, या दूसरे अल्फाज में लोग क्या करते हैं, पैसों को जो ना वो होल्ड करते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं करते, उनको कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। तो रीज़न भी मैंने साथ बता दिए हैं कि हो डिमांड फॉर मनी क्यों इंक्रीज़ हो जाती है। ये वीडियो में इतना ही है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट क्या है, अगर आप पास पेपर एस बोर्ड के देखना चाहते हैं तो इसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला होगा। और इसके अलावा और प्रिपरेशन के, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एस बोर्ड के लिए, उसका एक अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।